गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फॉर्टेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो और आज डेट है 25 अप्रैल 2019। तो चलिए 25 अप्रैल 2019 का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सभी अभी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 1992 में 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो मिला था, यानी इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज स्टार्ट हुआ वो 1959 से शुरू हो गया था, तो फिर ऐसा क्यों? तो 1959 में 2 अक्टूबर को पहली बार जो पंचायती राज लागू हुआ था वो राजस्थान के किस जगह पे हुआ था ये आप कमेंट में बताओ। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को वहां लागू जरूर हुआ था, पर संवैधानिक दर्जा जो पंचायती राज को मिला वो मिला है 1992 में 73वें संविधान संशोधन से, और वो दिन था 24 अप्रैल। ठीक है, इसीलिए हम लोग पंचायती राज दिवस इसी दिन को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की निम्नलिखित औद्योगिक दुर्घटना में से कौन सी 20वीं शताब्दी की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना में सूचीबद्ध है? तो 20वीं शताब्दी की प्रमुख औद्योगिक घटना जो हुआ, दुर्घटना हुआ है, उसमें से कौन सा ऐसा है जो सूचीबद्ध है? तो ये आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ था, वो ILO की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 20वीं सदी की दुनिया की प्रमुख औद्योगिक घटनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट अंगुक किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं, अभी कुछ सालों तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो माउंट अंगुक कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? यह है इंडोनेशिया का। कहाँ का है? इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट अंगुक। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बल्किस बानो को गुजरात सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिए जाने के लिए आदेश दिया है? अब देखो, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गुजरात में दंगा जो हुआ था उससे रिलेटेड है। ठीक है, गुजरात दंगा मामले के रिपोर्ट में सुनवाई करते हुए 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो कितना मुआवजा मिलेगा? यह है 50 लाख रुपए का मुआवजा। अब कौन है ये बल्किस बानो? ये है गैंग रेप पीड़िता, जो इस दंगे के टाइम में जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, तो वो पीड़िता है बल्किस बानो, और इनको जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए सरकार को। सरकार मुआवजा देगी, और कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि बानो को नियमानुसार सरकारी नौकरी और घर भी मुहैया होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, घर भी मुहैया कराया जाएगा, और 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर रामायण पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो कौन सा देश है वो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध के 70 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में रामायण की थीम पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस डाक टिकट का डिजाइन इंडोनेशिया के जाने माने मूर्तिकार पद्मश्री बपक न्योमन न्योर्ता ने किया है। किसने किया है? तो ये पद्मश्री विजेता भी हैं, बपक, क्या नाम है इनका? बपक न्योमन, ये नाम याद रखना आप, बपक न्योमन। ठीक है, बपक न्योमन न्योआर्ता, इन्होंने इसका ये डिजाइन तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को दूसरी बार दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया? कौन है वो है अहाना कुमार। कौन है? अहाना कुमार। तो इस एक्ट्रेस को दूसरी बार दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया। ठीक है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस है अहाना कुमार, इनको ये प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन है, पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को 12-7 से हराकर कौन सा पदक अपने नाम किया है? कौन सा पदक किया है? यह है स्वर्ण पदक। ठीक है, आपको ये याद रखना है कितने किलोग्राम के वर्ग में। तो यह है 65 किलोग्राम के भार वर्ग में
कजाकिस्तान को हराकर बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि ईरान और किस देश ने संयुक्त सीमा अनुक्रिया बल की स्थापना करने का निर्णय लिया है? संयुक्त सीमा अनुक्रिया बल, ईरान और कौन सा देश इसमें शामिल है? तो ईरान और पाकिस्तान। ईरान और पाकिस्तान ने संयुक्त सीमा अनुक्रिया बल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आतंकवादी समूहों द्वारा इन दोनों देशों के सीमांत क्षेत्रों में कई घातक हमले हुए हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान और ईरान ने यह फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है किस देश से आयात होने वाले चॉकलेट, दूध और इसके उत्पादों के आयात पर रोक को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कौन सा देश है वो देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। चीन से आयात होने वाले चॉकलेट, दूध और इसके उत्पादों के आयात पर रोक को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। चीन से दूध तथा इससे जुड़े जो भी उत्पाद हैं इनके आयात पर रोक, और अब बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं में जहरीली रसायन मेलामीन, क्या नाम है इसका? मेलामीन का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। ठीक है, ऐसा माना गया था कि चीन से जो इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें ये मेलामीन नामक जहरीला रसायन मिल रहा है। अब हमारे यहाँ पे इसका मेलामीन को जांचने का अभी उपकरण अवेलेबल नहीं है, इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है, अवेलेबल पोर्ट पे नहीं है, जहां से जो चीजें हैं मंगाए जाते हैं, जो पोर्ट पे आते हैं। तो अब इस मेलानिन के परीक्षण के लिए पोर्ट पर व्यवस्था हो रही है। जब तक ये हो नहीं जाती है तब तक बंदरगाहों पर इसकी व्यवस्था हो रही है। जब तक ये प्रयोगशाला वहां पे डेवलप हो नहीं जाता है तब तक सारे जो बैन है वो लगे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 21-22 नवंबर 2020 को वार्षिक G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2020 का डेट आ चुका है और जगह भी आ चुका है जहां पे G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है, और वो है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में होगा 2020 का G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन। और 2019 का कहाँ हो रहा है? तो 2019 के G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन कर रहा है? ये कर रहा है जापान। जापान का ओसाका शहर। कौन सा शहर है? ओसाका शहर। 2019 का जापान ओसाका और 2020 का सऊदी अरब रियाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने पुरानीक योगेंद्र। कौन बने? पुरानीक योगेंद्र। यह एक भारतीय मूल के जापानी हैं और टोक्यो के एडोगावा वार्ड विधानसभा के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये जीत गए। कहाँ के लिए? एडोगावा वार्ड, टोक्यो के एडोगावा वार्ड विधानसभा चुनाव को इन्होंने जीता है और ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में रहते हुए एक सफल अकाउंटिंग फर्म स्थापित करने के बाद ब्रिटेन के सबसे युवा अकाउंटेंट के रूप में किसकी प्रशंसा की गई है? तो ब्रिटेन के सबसे युवा अकाउंटेंट कौन बन गए हैं? ये हैं रणवीर सिंह संधू। क्या है नाम इनका? रणवीर सिंह संधू। ये मात्र 15 वर्षीय एक भारतीय मूल के बालक हैं जो स्कूल में रहते हुए एक सफल अकाउंटेंसी फर्म, ठीक है, स्थापित करने के बाद ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के अकाउंटेंट के रूप में भी जाने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया झूलन गोस्वामी को। किसने किया? कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा ये अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन पुरस्कार। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया? सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन। तो सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन का पुरस्कार कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा किसको दिया गया? ये दिया गया झूलन गोस्वामी को। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में किस योजना को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? ये किया गया उत्कर्ष बांग्ला को। किसको किया गया? उत्कर्ष बांग्ला को। पश्चिम बंगाल सरकार की उत्कर्ष बांग्ला योजना को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना क्या है नाम उस योजना का? उत्कर्ष बांग्ला। ये पश्चिम बंगाल सरकार की एक योजना है जिसको WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में महिला हेप्टेथलॉन में रजत पदक किसने जीता? किसने जीता? ये जीता है स्वप्न बर्मन ने। स्वप्न बर्मन ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में महिला हेप्टेथलॉन में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में SVEP के तहत एक अनूठी पहल के तहत मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए एक अभियान स्वीप का उद्घाटन किया गया था? तो स्वीप का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था जम्मू कश्मीर में, और ये अभियान चालू रहेगा 5 मई 2019 तक। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है SVEP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। क्या होता है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये होता है SVEP का फुल फॉर्म, जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए वोटिंग करने के प्रति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2019 दिया गया? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों को दिया गया है। आपका सही आंसर है डी, ऑल इंडिया रेडियो और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन दोनों को कौन सा अवार्ड दिया गया? ये दिया गया स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार। ठीक है, इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि HDFC बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है? HDFC बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये हैं श्यामला गोपीनाथ। श्यामला गोपीनाथ ये हैं वर्तमान चेयरमैन HDFC बैंक के। अभी HDFC बैंक बहुत चर्चे में रहा है, इस कारण से आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। HDFC बैंक का गठन हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन हैं श्यामला गोपीनाथ, और इसके MD कौन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MD हैं आदित्य पुरी। ठीक है, MD आपके लिए इंपॉर्टेंट है। MD कौन है इसके? आदित्य पुरी। और इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है इसका टैगलाइन? टैगलाइन आप याद रखना, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम समझते हैं आपकी दुनिया। यह है HDFC का टैगलाइन। अगला क्वेश्चन है कि LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये हैं MR कुमार। कौन है? MR कुमार अभी हाल ही में बने हैं LIC के चेयरमैन। और LIC का गठन कब हुआ था? इसका हुआ था 1956 में। 1956 में LIC का गठन हुआ। हेडक्वार्टर है मुंबई और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन है MR कुमार। अगला क्वेश्चन है PNB के वर्तमान चेयरमैन कौन है? PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, PNB पंजाब नेशनल बैंक। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है सुनील मेहता। कौन है इसके चेयरमैन? सुनील मेहता। चेयरमैन भी हैं और MD भी हैं, सुनील मेहता। ठीक है, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1894 में। कब हुआ? 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब ध्यान रखना, इसका मैक्सिमम बैंक के हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई, लेकिन कुछ कुछ के अदर जगह भी हैं, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली, ये मुंबई में नहीं है, जिसका 1894 में ही गठन हुआ था। ठीक है, ये सारे बातें आपको याद रखना है। और PNB का टैगलाइन क्या है? तो PNB का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्या है टैगलाइन इसका? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, यानी एक नाम जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और LIC ऊपर आया था, शायद उसका मैंने टैगलाइन आपको नहीं बताया। यह है योग क्षेम वहा मेहम। क्या है? योग अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा आपका, ये लिया गया है भागवत गीता से। ठीक है, योग क्षेम, ठीक है, वहा मेहम, ठीक है, योग क्षेम वहा मेहम, ये है इसका टैगलाइन LIC का। और इसका मतलब क्या होता है? योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका वेलफेयर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह है LIC का टैगलाइन। ठीक है, और इससे पहले जो आया था HDFC, उसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या है? HDFC का फुल फॉर्म यह है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए अब जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका है सही आंसर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। क्या है? वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। मैंने पूछा था यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की।
और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको कमेंट में आंसर करने हैं वो ये है कि अप्रैल 2019 में नासा की उड़ान सुविधा से किस देश का पहला उपग्रह रावण 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। यानी रावण 1 किस देश का पहला उपग्रह है, ये आपको आंसर करने हैं। तो क्या फ्रेंड्स, तो आज के सेशन पर इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।